नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारे, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर पहली खबर की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना अपने एयर टू एयर मिसाइल के भंडार में वृद्धि करने के लिए आपातकालीन खरीद के सौदे के तहत आदेश दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार रूस ने नवीनतम और उन्नत मिसाइलों की शिपमेंट शुरू कर दी है। भारत में 3 अलग अलग प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों की सूची रूस के द्वारा विकसित सुखोई 30 MKI और MiG-29 UPG बेड़े से लैस है, जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट बेड़े का 50% हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 27 फरवरी को सुखोई 30 MKI को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने AIM-120C5 AMRAAM मिसाइल को दागा था, जिसके बाद भारत ने रूस से 2 अलग अलग BWRAM मिसाइल लेने का फैसला किया। आपको बता दें कि खरीदी गई मिसाइलों को और ज्यादा अपग्रेड किया गया था और अब ये अतिरिक्त क्षमताओं के साथ आती है और वर्तमान में इन्फेंट्री की तुलना में लंबी दूरी तक जाती है। रूस से खरीदे गए 2 BWRAM को RVV-AI R77 को RVV-SD कहा जाता है, जिसकी रेंज करीबन 110 किलोमीटर है। इंडियन एयरफोर्स के साथ पुराने RVV-AE स्टॉक की सीमा 80 किलोमीटर थी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा खरीदे गए दूसरे BWRAM R27ET1 और R27ER हैं, जिनकी रेंज 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर है। ये दोनों ही मिसाइल बहुत ज्यादा घातक है। भले ही पुरानी पीढ़ी की एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इन्हें माना जाता हो, लेकिन इंडियन एयरफोर्स द्वारा इन्हें अभी भी विश्वसनीय माना जाता है। तीसरा AAM विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका भारत द्वारा आदेश दिया गया है, यानी कि रूस से अब बहुत जल्द ही मिसाइलें भारत को मिलने वाली हैं और बहुत ही जल्दी इनका शिपमेंट शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत चीन तनाव को लेकर ही आ रही है। आपको बता दें कि चीन के साथ बढ़ते तनाव को लेकर लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों में सुधार पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया है। लद्दाख में 54 मोबाइल टावरों का निर्माण शुरू हो गया है। साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डेमचौक में एक मोबाइल टावर बनाया जाएगा। योजना के अनुसार नुब्रा क्षेत्र में 7 मोबाइल टावर, लेह में 17 मोबाइल टावर और कम से कम 11 मोबाइल टावर भी बनाए जाएंगे, जबकि करगिल में 19 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। 5 दशकों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच अब तक का ये सबसे बड़ा सैन्य टकराव है। साथ ही भारत ने चीन के साथ बुधवार को नियंत्रण रेखा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए डीएक्सिलेशन को लागू करने की सहमति भी व्यक्त की है। भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख में हाल के घटनाक्रम पर अपनी चिंताओं से चीन को भी अवगत कराया। साथ ही ये कहा गया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सख्ती से सम्मान करना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि मोबाइल टावर लगने का मतलब है कि कम्युनिकेशन को वहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना। अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है एक 203 राइफल को लेकर। आपको बता दें कि ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ बढ़े हुए सीमा तनाव के कारण भारतीय सैनिकों को नई आधुनिक राइफल्स की आवश्यकता है और भारत में क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल बनने की जो परियोजना है वो फिर से आगे बढ़ गई है। रक्षा मंत्रालय को इस महीने की शुरुआत में भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के द्वारा करीबन 6.7 लाख के 203 राइफलों की लागत समिति को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरबा में होनी थी। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा के दौरान राइफल परियोजना में लंबित मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। साथ ही उन्होंने रूस के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी बात की। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में स्थापित भारतीय आयुध निर्माण बोर्ड यानी कि OFB और रूस की रोसबोनर एक्सपोर्ट और क्लाशनिकोव के बीच जॉइंट वेंचर बना था, जिन्हें लागत समिति के साथ मूल्य निर्धारण करके नए आंकड़ों को लागू करना था, यानी कि इस राइफल की मिनिमम कॉस्ट करनी थी। क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्रीय महत्व की बात हो चुकी है, परियोजना में तत्काल आवश्यक राइफलों की जरूरत है और ऐसे में अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली जो रक्षा अधिकरण परिषद है वे कब की इस परियोजना के लिए यानी कि AK-203 परियोजना के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे चुकी है। ज्वाइंट वेंचर के अनुरोध पर राइफलों की कीमत को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बैंक गारंटी के बदले कॉर्पोरेट गारंटी या फिर क्षतिपूर्ति बॉन्ड की स्वीकृति के साथ मूल्य भिन्नता क्लॉज को शामिल करने की मंजूरी दे दी थी। शुरुआती 1.2 लाख राइफल्स और बाकी 5.5 लाख बंदूकों के लिए अलग अलग प्राइस मांगे गए थे, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 5.56 mm इंसास और 7.62 mm त्रिची असॉल्ट राइफल की तुलना में बहुत अधिक कीमत का हवाला दिया था। यानी कि अभी मामला पैसे पर ही अटका हुआ है और भारत जल्द से जल्द चाहता है कि ये राइफलें सस्ती बने और जल्द से जल्द भारतीय सशस्त्र बलों को ये मिल सके। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है, चीन की नई चाल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि लद्दाख के डेप्सांग में चीन ने अपनी फौजें बढ़ा दी है और तोप तैयार कर दी है। सरहद पर तनातनी के बीच चीन बाज नहीं आ रहा है। वो पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के बाद अब उत्तरी लद्दाख के डेप्सांग में फौज की संख्या बढ़ा रहा है। इस तरह उसने नया मोर्चा खोल दिया है। नतीजन दौलत बेग ओल्डी में तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस क्षेत्र में 2013 में दोनों पक्षों के बीच लंबा तनाव देखा जा चुका है। भारत ने भी चीन की चुनौती से निपटने के लिए कमर कस ली है। भारत ने अपने सबसे बेहतरीन टैंक को यहाँ पर उतार दिया है।
भारत चीन के बीच लद्दाख में शुरू हुए सीमा विवाद को अब 2 महीने होने वाले हैं। खबरों के मुताबिक चीन ने अपनी सीमा में टैंकर और बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, जबकि भारत ने जवाबी कार्रवाई में वहां पर M777, इसके अलावा बोफोर्स और T-90, T-72 टैंकों को भी पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि लद्दाख में 2016 में टैंकों की पहली ब्रिगेड तैनात थी। इसमें T-72 तैनात किए गए थे, लेकिन चीन की तरफ से T-95 टैंकों की तैनाती की खबरों के बाद भारतीय सेना ने T-90 टैंकों को मैदान में उतार दिया है। 1962 की लड़ाई में भी भारतीय सेना ने लद्दाख के मोर्चे पर हल्के टैंकों को भेजा था। इन टैंकों ने चशुल पेंगोंग झील इलाके में चीन के साथ डटकर मुकाबला किया था और उन्हें रोका था। पुराने अनुभव के आधार पर भारतीय सेना जानती है कि पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में अच्छे टैंक लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रहने का आदेश फिर से दे दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का जो फैसला लिया है। FATF का मानना है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को मिलने वाली फंडिंग पर नकेल नहीं कस पा रहा है और इसके लिए नाकाम है। कोविड-19 की महामारी के कारण FATF का अधिवेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इसकी अध्यक्षता चीन के शांगमिन लियू ने की थी। इस बैठक में इस बात का फैसला होना था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ब्लैक लिस्ट में, यानी कि चीन ने FATF की अध्यक्षता की है, जिससे पाकिस्तान को उसने ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा दिया है और उसको अभी ग्रे लिस्ट में रहने का, आप समझ सकते हैं कि उसको ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी हद तक पाकिस्तान को फायदा पहुंचाती है इंटरनेशनल लेवल पर। इससे पहले फरवरी में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में भी विफल रहा था। दोस्तों, अब अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल के PM KP शर्मा ओली की सरकार अब गिर सकती है। भारत के साथ सीमा विवाद और नागरिकता को लेकर कड़े तेवर अपना रहे प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की पार्टी अब टूटने के कगार पर पहुंच गई है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने PM ओली की आलोचना करते हुए अब उनसे इस्तीफा मांग लिया है। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर PM ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पार्टी तोड़ देंगे। जानकारी के अनुसार PM KP शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। प्रचंड को पार्टी के भीतर खूब समर्थन भी मिल रहा है। पार्टी के 2 पूर्व PM और कई सांसद ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं नेपाल की जनता में कोरोना वायरस की त्रासदी को लेकर ओली सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में दहल ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने चेयरपर्सन और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर अदल बदल कर पावर शेयरिंग और समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यानी कि दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है, नेपाल की सरकार आपको कुछ ही दिनों में टूटती हुई मिलेगी, क्योंकि वहां पर आप समझ सकते हैं कि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भारत के साथ तनाव इन्होंने शुरू किया था। अब जाकर के ये भी पता चला है कि चीन को काफी जमीन नेपाल ने दे दी और इस वजह से आप समझ सकते हैं कि चौतरफा विरोध अब KP शर्मा ओली झेल रहा है। अब पता चलेगा आने वाले समय में कि इनकी सरकार का क्या हर्ष होता है। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जादवपुर विश्वविद्यालय के दो शोधकर्ता चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इसरो की एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये प्रारूप सतह पर लैंडर के उतरने के दौरान उसके धीरे धीरे सर्पिले गति से आने पर ध्यान लगाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो सके और पंख भी बहुत ही हल्के से मैदान को छू सके। इस शोध से जुड़े हुए वैज्ञानिक ने कहा कि हम अपने डेटा के आधार पर इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं। हम एक पतंग का उदाहरण दे सकते हैं जो लक्ष्य का कोणीय दृश्य प्राप्त करने के बाद उड़ते समय अपने शिकार को पकड़ती है। उन्होंने कहा कि ये इसरो की चंद्रयान श्रृंखला परियोजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि चंद्रमा के अलावा अन्य ग्रहों पर सॉफ्ट लैंडिंग में इसरो के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अमित गुप्ता ने कहा कि लैंडर की लैंडिंग के साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये कैसे चलता है, कैसे घूमता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लैंडिंग के दौरान अचानक ये गति ना हासिल कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के 2 शोधकर्ताओं ने इस परियोजना पर काम करने के लिए अपनी कमर कस ली है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।